Hello students, good morning from SS Divine School. I hope you all are fine. So लास्ट वीडियो में और लास्ट लेक्चर में जूम लेक्चर में हमने क्या देखा था, हर्षवर्धन ने कैसे थानेश्वर और साथ में कनौज दोनों का एम्पायर कैसे संभाला, कैसे उसको एक्सपांड किया, वो पूरा देखा था। हमने मैप के अंदर भी देखा था कि कहाँ तक उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपांड किया हुआ है, राइट। सो द नेक्स्ट इज इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने अपने शासन के दरमियान क्या क्या बना के रखा था अपने किंगडम में। सो ही built many rest houses, wells, step wells, lakes, mathas and viharas and also prohibited animal slaughter. उन्होंने बहुत सारे वेल्स बनाए थे, स्टेप वेल्स बनाए थे, लेक्स भी बनाए थे, बहुत सारे मठ भी बनाए थे और विहारा जनरली जैन पीपल्स होते हैं, उनका एक धार्मिक प्लेस है। एंड प्रोहिबिटेड एनिमल स्लक्टर, जो एनिमल्स है उनकी शिकार करने की, उनको हंट करने की जो भी प्रवृत्ति चल रही थी उसको प्रोहिबिट कर दिया। एवरी ईयर वो बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट ऑर्गेनाइज करता था, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो लोग होते थे वहाँ पे आते थे और अपनी रिलीजियस डिस्कशन वहाँ पे करते थे। और साथ में एवरी 5 ईयर प्रयाग में वो रिलीजियस कांग्रेगेशन रखते थे, ह्यूज रिलीजियस कांग्रेगेशन। वहाँ पे अलग अलग धर्म के पीपल्स आते थे और वहाँ पे धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी होती थी। और जब ये ह्यूज रिलीजियस कांग्रेगेशन होती थी प्रयाग में, तब जब तक वो अपनी ट्रेजरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो सब कुछ डोनेट कर देते थे और साथ में वो जो पहन के आते थे वो ऑर्नामेंट्स भी वहाँ पे डोनेट कर देते थे। सो ही वॉज वेरी जनरस। और हाँ, जो बाण भट्ट थे, ग्रेट संस्कृत पोएट है बाण भट्ट, वो भी उनकी कोर्ट में शामिल थे। उन्होंने हर्षचरित एंड कादम्बरी करके 2 फेमस वर्क किए हुए हैं। उसमें हर्षचरित अगर आप पढ़ोगे तो किंग हर्षवर्धन के किंगडम के बारे में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें से मिल जाएगी। किंग हर्ष भी खुद एक राइटर थे। किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज अ राइटर एंड रॉट 3 प्लेस। उन्होंने 3 प्लेस लिखे हुए थे, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये तीनों खुद किंग हर्ष ने लिखे हुए हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा था। ये जो पूरा पिंक कलर का पार्ट है वो किंग हर्षवर्धन ने खुद एक्सपांड किया था। सो इट वॉज द हर्षवर्धन एम्पायर। द नेक्स्ट वन इज़ एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर। उन्होंने अपने एम्पायर में क्या क्या बिल्डअप किया था जो वर्ल्ड फेमस है। सो फर्स्ट वन इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी उस टाइम पे। और किसको असिस्ट करके उन्होंने बनाई थी? आचार्य शैलभद्रा, राइट। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू रेवेन्यूज ऑफ 100 विलेजेस गिवन टू देम बाय किंग हर्ष फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। ये जो यूनिवर्सिटी थी उसकी अपकीप और मेंटेनेंस के लिए जो भी पैसे चाहिए हुए थे वो कहाँ से वो एक्सेस करते थे? उन्होंने 100 विलेजेस के रेवेन्यूज़ को एक्सेस करके रखा था। मतलब जो 100 विलेजेस के अंदर जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही होती है, जहाँ जो भी अपना रूल वहाँ पे चलता था, वहाँ से उनके रेवेन्यू में से पैसे लेके वो ये नालंदा का मेंटेनेंस करते थे। रिनाउंड केमिस्ट आचार्य नागार्जुना वो प्रूव्ड दैट आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एश कुड बी यूज्ड एज द मेडिसिन। ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत ही रिनाउंड मतलब फेमस केमिस्ट थे आचार्य नागार्जुना, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने क्या प्रूव किया हुआ था कि आयरन है, आयरन मतलब लोहा, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी। आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी ये दोनों ऐसे मेटल है विच आर पॉइजनस। सो उन्होंने ये फाइंड किया था कि आयरन एंड आर्सेनिक एंड साथ में मर्क्यूरी को अगर जला के उसकी ऐश बना दो तो वो मेडिसिन में यूज़ हो सकती है। जो पॉइजनस मेटल है उनको मेडिसिन कैसे बनाई जा सके, ये पूरी थियोरी आचार्य नागार्जुना ने दी हुई थी। दैट्स वाई ही वॉज वेरी रिनाउंड। और इतने फेमस आचार्य नागार्जुना कहाँ से बिलोंग करते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी से। दैट्स वाई इट इज़ फेमस इन द वर्ल्ड।
नालंदा विद्यापीठ, यहाँ पे आपको उसकी फ़ोटो दिख रही होगी। नाउ थिंग्स टू नो, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर स्टूडेंट्स को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उनको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करनी पड़ती थी उस टाइम पे। जैसे कि अभी के टाइम में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन टेस्ट देनी पड़ती है। अगर आपकी क्लियर हो गई देन ओनली यू कैन गो फॉर स्टडी। सो फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वर प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कैसे दिया जाता था, फ्रीली, नो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। जैसे अभी आप स्कूल की ट्यूशन की फ़ीस पेड करते हो ना, उस टाइम पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए देयर वॉज नो फी, फ्री एजुकेशन। लॉजिंग वहाँ पे खाने के लिए एंड बोर्डिंग, रहने की फैसिलिटीज़ भी देते थे और वो सब कुछ फ्री में, एक भी रुपीज़ वहाँ पे देना नहीं पड़ता था पढ़ने के लिए, रहने के लिए या फिर खाने के लिए स्टूडेंट्स को। द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉन एज धर्मगंज। ये मैंने आपको बताया था जूम लेक्चर में। जो एकदम ह्यूज लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी और वो किस नाम से जानी जाती थी, धर्मगंज। सो नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल। वहाँ के जो पीपल थे उनकी लाइफ कैसे थी। इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन किंग ऑफ हर्ष इज अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सेंग। जो चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यून सेंग, उन्होंने अपने आर्टिकल्स के अंदर, अपनी डायरीज़ के अंदर किंग हर्ष के बारे में लिखा हुआ था। जो ये ह्यून सेंग है ना, वो 15 ईयर्स तक वो इंडिया में रहा था। वो चाइनीज़ था, 15 ईयर्स तक वो इंडिया में रहा, हर जगह ट्रैवल करता रहा और हर एक एम्पायर के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और फिर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारी बुक्स उस पर लिखी हुई है। टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द टाइम वेर फोर्टिफाइड एंड हैड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। जो टाउन एंड विलेजेस थे किंग हर्ष के किंगडम में, वो फोर्टिफाइड किए गए हुए थे, सुरक्षित किए गए थे फोर्ट बना के, एंड हैड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। एंड वो फोर्ट के अंदर अगर एंटर होना है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेटवेज होते थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स while the Parda system and intercaste marriages were not prevalent at that time. The custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. सोसाइटी 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड की गई हुई थी। जैसे 4 ग्रुप होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चारों पार्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। और पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट जो मैरिजेस होते हैं वो उस टाइम पे अलाउड नहीं थे किंग हर्ष के किंगडम में। कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगामी हैज़ स्टार्टेड बाय देन। उनके टाइम के ड्यूरेशन में सती प्रथा जो थी, जो बचपन में शादी करवाई जाती थी, चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगामी। एक पोलीगामी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादी करनी। पहले के ज़माने में जो मेल कैंडिडेट्स होते थे वो लोग एक से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स से मैरिज करते थे, मतलब उनकी एक से ज़्यादा वाइफ्स रहती थी। तो वो वहाँ से शुरू हुई। द लोकल डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वहाँ के जो लोकल पब्लिक थी वो क्या खाती थी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वीट, गेहूँ भी खाती थी, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वो लोग खाने में यूज़ करते थे। दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स। वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्लीन, सिंपल एंड वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते थे। मैन वोर धोतीस एंड वुमन वोर साड़ीज़। जो मेल कैंडिडेट्स थे मेन, वो लोग क्या पहनते थे, धोतीस, एंड वुमेंस क्या पहनती थी, साड़ीज़। द ऑर्नामेंट्स में वो क्या पहनते थे, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, फ्लावर्स से बने हुए, मेटल से बने हुए ऑर्नामेंट्स वो लोग यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर से बने हुए पहनते थे। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उस टाइम पे कौन सी गेम्स वो लोग खेलते थे, चेस एंड जो डाइस से खेली जाने वाली जो भी गेम्स है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो खेलते थे। एक्रोबैट्स एंड कंजरर्स
wandered from village to village entertaining peoples. अभी तक आप लोग देख सकते हो कि कुछ ऐसे राहदारी होते हैं जो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाके सब लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं, जैसे कि मदारी होते हैं, फिर वो स्ट्रीट में जाके वो गाना गा के अलग अलग अपनी स्किल्स दिखाते थे। तो ऐसे लोग उस टाइम पे भी थे जो विलेज टू विलेज जाके सबको एंटरटेन करने का काम करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वेर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फार्मिंग करना एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को रेयर करना, उनकी देखभाल करना और उनमें से जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स मिलती है वो सारी यूज़ करना। तो ये था एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री उनके मेन ऑक्यूपेशन थे, कमाने के लिए इन दोनों का वो लोग यूज़ करते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाई द वेश्यास। जो वेश्या पार्ट होता है, हमने बोला ना आगे कि पीपल्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे, 4 कैटेगरीज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जो वेश्यास थे वो जनरली ट्रेडिंग के लिए वेल नोन थे। ट्रेडिंग वही लोग करते थे जो वैश्य कास्ट से बिलोंग करते थे, राइट। वो इंटरनल ट्रेडिंग भी करते थे, मतलब अपने ही किंगडम में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग भी करते थे, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी वो कैरिड आउट करते थे उस टाइम पे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू भृगु कच्छ, जो अभी के टाइम पे भरूच के नाम से जाना जाता है, जो अभी का भरूच है वो उस टाइम पे भृगु कच्छ के नाम से जाना जाता था। पोर्ट वॉज बिल्ड बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जो माल सामान है होता था उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बिजनेस चलाने के लिए पाटलिपुत्र से लेके कच्छ तक उन्होंने हाईवे बनाया हुआ था। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज टू कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, अभी जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो मनी का, वो कैसे करते हैं, हमारे पास कॉइन्स भी है और नोट्स भी है ट्रांजेक्शन के लिए। उस टाइम पे सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स ही होते थे। हमारे टाइम पे अभी तो मिक्स्ड मेटल के कॉइन्स मिलते हैं या फिर आयरन के कॉइन्स मिलते हैं। उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए। ऑर्नामेंट, स्टेचूज, इवोरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड। बहुत सारे गहने, जो भी स्टेचूज थी, फिर जो वुडन पीसेस को कार्व करके अलग अलग आइटम्स बनाई जाती थी, वो सारी एक्सपोर्ट होती थी वहाँ से, मतलब वहाँ पे बनती थी, दूसरे कंट्रीज़ में या फिर दूसरे स्टेट में वो एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे वहाँ पे। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी। ये सारी चीज़ें बन के इंडिया में से दूसरी कंट्री में जाती थी, दैट्स वाई इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बहुत ही बढ़ गई थी। इसीलिए सब लोग इंडिया में, अदर कंट्रीज़ वाले इंडिया में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए थे। ड्यूरिंग द reign of King Harsh, India had good business relation with Rome, which led to the inflow of gold in India. हर्ष के किंगडम में, हर्ष के रेन के टाइम इंडिया के जो बिज़नेस रिलेशन थे वो रोम के साथ बहुत अच्छे थे। इसी वजह से इंडिया के अंदर रोम से गोल्ड आना स्टार्ट हो गया था। पीपल फॉलोड हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बट वेर टॉलरेट टूवर्ड द अदर रिलीजियंस। वहाँ के पीपल कौन से रिलीजन फॉलो करते थे? हिंदुइज़्म फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, जैनिज़्म भी फॉलो करते थे। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अदर रिलीजन फॉलो करने के लिए वहाँ पे या तो एक दूसरे को प्रेशर भी करते थे या फिर अपनी मर्ज़ी से भी दूसरे रिलीजन भी फॉलो कर सकते थे वहाँ पे। सो आज के लिए इतना इनफ है। आगे का नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है अपने नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट टाइम हम जो जूम में जब भी लाइव होंगे तो आप मुझे उस टाइम ये सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।